हेलो एवरीवन, मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी और जो कि घटना चक्र 2023 का लेटेस्ट एडिशन है, जिसके अंतर्गत हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास को कर रहे थे। बीच में थोड़ा सा क्लास को होल्ड कर दिया गया था क्योंकि मेरा थोड़ा शेड्यूल बिजी था और इधर मेंस के भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं, तो बहुत सारी क्लासेस वगैरह बना रहा था, इसलिए टाइम नहीं मिल पाया दोस्तों। तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे, लेकिन अब ये क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। और शुरू करते हैं आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास, जिसमें ऑलरेडी 5 से 6 लेक्चर हो चुके हैं। तो आज हमें पढ़ना था पृथ्वी के बारे में, क्योंकि हमने सौरमंडल के बारे में सभी कुछ पढ़ लिया था, सारे ग्रह पढ़ लिए थे, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल, सभी के बारे में बेसिक जानकारी ले ली थी और एमसीक्यूज़ की मतलब जो माध्यम से पेपर को हमने सॉल्व भी किया था। तो आज हम पढ़ेंगे, उसमें अगला टॉपिक है हमारा पृथ्वी। तो हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली थी और अब हम स्टार्ट करने वाले थे उसमें अगले एक यूनिट टॉपिक की, जो कि पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। और पृथ्वी के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश रेखाओं को, फिर देशांतर रेखाओं को पढ़ेंगे, फिर कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, इसमें सभी प्रकार की रेखाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को आज के, और थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, बायोलॉजी की भी क्लास चल रही है, जो कि अभी होल्ड हो गई थी, लेकिन अब रेगुलर मिलेगी आपको, क्योंकि मेरा मेंस का एग्ज़ाम लगा हुआ है यूपीपीसीएस का, उसकी तैयारी में थोड़ा व्यस्त था। लेकिन अब मैं पूरी क्लास लगातार आपको देते रहूँगा। और साथ ही साथ आप यहाँ पे टेस्ट पेपर को भी सॉल्व कर सकते हैं अपने आरओ के लिए, जिसमें ध्येय आईएएस, जीएस वर्ल्ड, पीसीएस मंत्रा के सॉल्व कराए थे। और करंट अफेयर्स के तौर पे आप अगर यूपीएससी एस्पिरेंट है तो विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ आपको मिल जाए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, जहां पर आप मैसेज करके इसकी पीडीएफ वगैरह के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे सभी प्रकार की अपडेट, टेट सीरीज़ की पीडीएफ और भी न्यूज़पेपर वगैरह सारी चीज़ प्रोवाइड की जाती है। तो शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को, और पहले हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश के बारे में। हालांकि जिन लोगों ने अभी तक इससे पहले की क्लास नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ उसे पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद ही आपको एक आइडिया लग पाएगा कि हम किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं इसको आपको 3D मैप और मैप के माध्यम से भी स्टडी कराऊंगा रिवीजन के तौर पर। तो भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक याम्योत्तर रेखा पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहलाती है। तो ध्यान देना कि जो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाने वाली जो कोणीय दूरी होती है, एंगुलर डिस्टेंस होती है, कोणीय दूरी, उसी को हम अक्षांश कहते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। हालांकि जो स्टूडेंट पुराने होंगे उनको पता है, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो बिगिनर स्टूडेंट है उनके लिए एक प्रॉब्लम होती है कि सर समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। तो मैं इसको आपको रियलिस्टिक अप्रोच में अभी आपको क्लियर करूँगा मैप के माध्यम से। और आगे देखते हैं, शून्य अक्षांश, जो 0 डिग्री होती है, वो अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो मैं आपको अभी रिवीजन भी करा दूंगा, आप परेशान ना होइए। अब यहाँ पर आप देखोगे, चलिए पहले मैं आपको ना थोड़ा सा इमेज के माध्यम से दिखाता हूँ। अब यहाँ पर पहले आप एक ग्लोब को देखिए, पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी पर दोस्तों ये जो 0 डिग्री लिखा है, यानी कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जाती है, ये होती है आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है। ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध इस 0 डिग्री के ऊपर, और साउथ वाले एरिया को हम लोग कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध होता है। अब जैसे ही हम यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री करते हुए ऐसे बढ़ते हैं, तो ऊपर हमको 23.5 डिग्री नॉर्थ में, यानी 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलती है। क्या मिलती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? कर्क रेखा कह देते हैं। और इसी तरीके से जब हम 23.5 डिग्री साउथ की ओर बढ़ते हैं तो हमें मकर रेखा देखने को मिलती है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर इसी तरीके से हम और ऊपर बढ़ते जाते हैं, ऐसे करके बढ़ते रहते, और यहाँ पर एक और अक्षांश रेखा मिलती है, जो कि लगभग 66.5 डिग्री पर होती है, जिसको हम लोग कहते हैं आर्कटिक सर्कल, यानी आर्कटिक वृत्त। ऐसा क्यों? क्योंकि इस एरिया में आपको आर्कटिक ओशन देखने को मिलता है। उसी तरीके से जब हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है एक अंटार्कटिक सर्किल। क्या मिलता है? अंटार्कटिक सर्किल, क्योंकि यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में आपको अंटार्कटिका देखने को मिलती है। और फिर ऊपर और चले जाएं अगर हम एकदम टॉप पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक नॉर्दर्न पोल, जो कि 90 डिग्री पे होता है, और ये केवल और केवल एक डॉट होती है, एक डॉट होता है। इसी तरीके से साउथ में भी आपको एक डॉट देखने को मिलेगा, साउदर्न पोल इसको कहते हैं, यानी 90 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर। तो अब यहाँ पर आपने समझ लिया कि हाँ ये दक्षिणी है और ये
उत्तरी है। तो इसी की बात हम लोग कर रहे थे अक्षांश रेखाओं की। तो ये जो एक एक पैरेलल लाइन खींची जा रही है ना, समानांतर लाइन, आप देखेंगे यहाँ पे ये समानांतर जो लाइन खींची जा रही है यही आपकी अक्षांश रेखा हो जाती है। और ये जो इस तरीके से आप देखोगे, इस तरीके से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली बिंदु रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। हालांकि देशांतर रेखा में हम फिर से समझेंगे। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। अब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अब ये आप चीज़ को समझ लेंगे कि इस रेखा को अक्षांश रेखा जो होती है, जो कि 0 डिग्री की होती है, ये पृथ्वी को दो गोलार्धों अर्थात उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। मैंने आपको दिखा दिया कि पृथ्वी के जो बीचों बीच जा रही है 0 डिग्री, वो आधा हिस्सा ऊपर उत्तरी अक्षांश मतलब उत्तरी गोलार्ध और आधा हिस्सा नीचे जिसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और एक यहाँ पर इसी को हम ग्रेट बृहत भी कहते हैं, यानी कि बृहत वृत्त भी कहते हैं, ग्रेट सर्किल। ये सारी विशेषता 0 डिग्री की बात हो रही है, जो गोले यानी पृथ्वी को दो समान परिधियों वाले गोलार्धों में विभाजित करता है। क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये पृथ्वी को क्या कर रही है, पूरे बराबर भागों में बांट रही है, आधा हिस्सा ऊपर और आधा हिस्सा नीचे। तो इस तरीके से आप देखेंगे पृथ्वी दो बराबर हिस्सों में बंटती है 0 डिग्री की वजह से। और इसी प्रकार आप देखेंगे कि पृथ्वी पर सभी देशांतरों के साथ विषुवत रेखा भी बृहत वृत्त कहलाता है। विषुवत रेखा के अतिरिक्त कोई भी अक्षांश बृहत वृत्त नहीं होता है, क्योंकि यही एक ऐसी डिग्री है 0 डिग्री। अगर आप 0 डिग्री से 2 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री अगर उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्रफल कम हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध का बढ़ जाएगा, क्योंकि आप 4 डिग्री ऊपर चले गए हो, इसकी वजह से नीचे का हिस्सा बढ़ जाएगा। लेकिन 0 डिग्री पे अगर आप रहोगे तो बराबर हिस्से में पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट पाओगे। इसीलिए इसको बृहत वृत्त भी कहते हैं, क्योंकि वे विषुवत रेखा की अपेक्षा छोटे भी होते हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, जो कि केवल एक बिंदु होते हैं, रेखा नहीं होती है, इसलिए इनकी काउंटिंग नहीं होती है। क्योंकि उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में अक्षांश 0 डिग्री से 90 डिग्री तक पाया जाता है और इस प्रकार विषुवत रेखा 0 डिग्री को लेकर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होगी, 179 हो गई। अब आप कहोगे सर 90 तो आपका 180 होना चाहिए था, एक कैसे कम हो रही है? तो चलिए मैं इसको समझाता हूँ आपको। आप यहाँ पर देखिए, मैं जूम करता हूँ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 0 डिग्री को छोड़ के अगर मैं ऊपर बढ़ूँ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते मैं 89 डिग्री तक आ जाता हूँ। और सेम प्रोसेस में नीचे भी लेता हूँ 1 2 3 4 5 इस तरीके से करते करते साउथ में भी 89 डिग्री पर आ जाता हूँ। तो आपने देखा कि 89 और 89 कितना होता है दोस्तों, जरा जल्दी से बता दीजिए जोड़ के। 178 हो जाएगा। 178 कितना हो गया, 178। ये तो हो गई रेखा, लेकिन इसमें एक अभी ये जा रही है 0 डिग्री की रेखा, इसको ऐड कर दीजिए जरा, तो ये हो जाएगा कितना, 179। ये हो गई अक्षांश रेखा। अब आप कहोगे सर आप तो गलती कर गए, आप तो 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ को तो जोड़ना ही भूल गए। तो मेरे दोस्तों ये रेखा नहीं है, बिल्कुल बस एक डॉट है। क्या है ये, इस तरीके से एक डॉट पॉइंट है, नॉर्थ और साउथ। और जब डॉट पॉइंट है तो इनको इसमें ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम जो ऐड कर रहे हैं वो रेखाओं को कर रहे हैं, न कि डॉट को। इसीलिए 179 अक्षांश रेखाओं को माना जाता है। तो यहाँ पर ये बात अब आपको क्लियर हो गई कि 179 कैसे, क्योंकि 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश चूंकि एक बिंदु है, इसी कारण अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 होती है, क्योंकि रेखाओं के अंतर्गत हम बिंदुओं को काउंट नहीं करते हैं। सभी अक्षांश विषुवत वृत्त के समानांतर होते हैं, जैसे 0 डिग्री जा रही है, फिर इसके ऊपर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये सब समानांतर हैं, कहीं भी आपस में जाकर नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये लिख रहा है कि सभी अक्षांश विषुवत वृत्त के समानांतर होते हैं। देखिए 0 डिग्री जा रही है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, तो ये आपस में क्या है, समानांतर फेज में, कोई भी रेखा एक दूसरे से नहीं मिल रही है। लेकिन वही कह रहा है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। अब मान लीजिए आप भारत में रहते हैं और आपके भारत में जो अक्षांश रेखा है, जिस भी जिले में रहते हो, तो वो अक्षांश रेखा जो है कि मान लीजिए 23 डिग्री है, चलिए मैं 18 डिग्री बना देता हूँ, और अगर आपको 19 डिग्री अक्षांश रेखा तक जाना है तो इसके बीच की ये जो दूरी है वो दोस्तों कितनी है,
111 किलोमीटर है। अर्थात फिर हम मान लीजिए 20 डिग्री पे हमें जाना है, तो यहाँ पे फिर कितनी दूरी हमें कवर करनी होगी, 111 किलोमीटर। तो आप इस चीज को समझ पाए कि एक अक्षांश रेखा से दूसरी अक्षांश रेखा जाने तक लगभग 111 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर किया जाता है। और विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर अक्षांशों का उपयोग ताप मंडलों के निर्धारण में किया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम 0 डिग्री से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, 90 डिग्री की ओर बढ़ते हैं, तो तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? तापमान में गिरावट, क्योंकि 0 डिग्री पर सबसे अधिक तापमान होता है और ये 23 डिग्री 30 मिनट तक लगातार तापमान इसी तरीके का देखने को मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, सामान्यतः कर्क रेखा कहते हैं। लेकिन जब 23 डिग्री के ऊपर हम बढ़ने लगते हैं, 60 डिग्री, 65 डिग्री, 90 डिग्री, तो जहाँ पे ग्लेशियर जमे होते हैं या यूं कहें उत्तरी ध्रुव पर बहुत ठंडी पड़ती है, तो तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। अब यहाँ पर समझिए कि जैसे 0 से 23.5 डिग्री उत्तर या दक्षिणी उष्ण कटिबंध के जोन में जाते हैं, फिर 23.5 यानी कर्क रेखा या मकर रेखा से अगर हम आर्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक वृत्त तक जाते हैं, तो यहाँ पे हमें शीतोष्ण कटिबंध देखने को मिलता है, और 66.5 से 90 डिग्री तक शीत कटिबंध देखने को मिलता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर डिटेल से समझाता हूँ। मान लीजिए ये आपका 0 डिग्री है और आप यहाँ तक आते हैं, जो कि आपकी वैल्यू कितनी है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। तो इसके बीच का ये जो एरिया है, ये तो हो गया आपका उष्ण कटिबंध, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है। लेकिन जब आप यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, लगभग जा रहे हैं आप 66.5 डिग्री पे, कहाँ पे जा रहे हैं, कर्क रेखा से ऊपर जा रहे हैं 66.5 डिग्री में, तो यहाँ पे देखें शीतोष्ण। शीतोष्ण का मतलब होता है शीत प्लस उष्ण, अर्थात कि ठंडी और गर्मी दोनों ही देखने को मिलेगी। आप 23.5 डिग्री कर्क रेखा में अगर आप भारत के एरिया में देखते हैं, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सब क्षेत्रों के जब आप ऊपर बढ़ते हैं, जैसे यूपी में आ जाइए, वेस्ट यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो यहाँ पर गर्मी और ठंडी दोनों का एहसास होता है। लेकिन अगर आप 66.5 डिग्री के ऊपर निकल जाएंगे, 90 डिग्री की ओर, रसिया की तरफ और ऊपर बढ़ जाएंगे, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगी साइबेरियन के मतलब मैदान, जहाँ पे बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, और 90 डिग्री तक जाएंगे, तो पूरी तरीके से ये शीत हो जाएगा। तब इसमें शीतोष्ण वर्ड नहीं आएगा। शीतोष्ण का मतलब ही होता है शीत प्लस उष्ण, जो कि आपका 66.5 डिग्री तक होता है। लेकिन 66.5 से 90 डिग्री की ओर बढ़ेंगे तो उसे हम शीत कटिबंध कहते हैं। तो यहाँ तक ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इमेजेस में, चलिए मैं इसको हटाता हूँ। इस इमेजेस में आप देखेंगे, थोड़ा सा छोटा कर दूँ, ये लीजिए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये पृथ्वी का क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और इससे जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड में, नॉर्थ लिखा होना चाहिए, उसे कर्क रेखा कहेंगे। साउथ डिग्री में बढ़ेंगे, साउथ की ओर उतनी ही एंगल पे, तो उसे मकर रेखा कहेंगे। लेकिन जब हम 23.5 से ऊपर बढ़ते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ, तो उसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्कटिक ओशियन देखने को मिलता है, हमें आर्कटिक महासागर देखने को मिलता है। इसी तरीके से जब हम 66.5 डिग्री साउथ में जाते हैं, तो हमें अंटार्कटिक वृत्त देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे अंटार्कटिका होती है, मतलब अंटार्कटिका होती है जहाँ पे ग्लेशियर वगैरह जमे होते हैं। और जब हम 90 डिग्री नॉर्थ पॉइंट पे जाते हैं, तो इसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और 90 डिग्री साउथ पोल पर जाते हैं तो इसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो ये आपने एक इमेज ले ली, पृथ्वी के बारे में समझ लिया। और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी उपध्रुव वृत्त या फिर इसे हम आर्कटिक सर्कल भी कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी उपध्रुव वृत्त यानी अंटार्कटिक सर्कल भी कहा जाता है। यहाँ तक सारी बात क्लियर हो गई। और 0 अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा एवं 0 देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, यानी कि प्राइम रेखा हो जाती है। और इनका मिलन अफ्रीका के पश्चिमी भाग पर स्थित है। अब यहाँ पर आप कहेंगे सर ये क्या, आप बताएं, ये चीज़ नहीं समझ में आई, दोबारा बता दीजिए। और ये कहाँ पर होती है? गिनी की खाड़ी में होती है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में, क्योंकि मैप में जब आप लोग लगातार देखते हैं तो आपकी तैयारी और भी अच्छी होती है। यहाँ पर आपके सामने एक वर्ल्ड मैप मैंने ओपन कर दिया है, और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये 0 डिग्री जा रही है। कहाँ से जा रही है? 0 डिग्री, इस तरीके से जा रही है, ठीक है, ये 0 डिग्री जा रही है। और ये जो रेखाएं आती हैं इस तरीके से खड़ी, ये क्या होती हैं? आपकी जो वर्टिकल होती हैं, इसे हम कहते हैं देशांतर रेखा। और इस तरीके से आपकी कर्क रेखा जा रही है, नीचे मकर रेखा जा रही है, ऊपर 66.5 डिग्री जा रहा है, फिर नीचे भी 66 डिग्री। तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल पैटर्न में
आपकी कर्क मतलब अक्षांश रेखा जाती है, और वर्टिकल पैटर्न में आपका क्या जाती है, वर्टिकल पैटर्न में आपकी देशांतर रेखा जाती है। तो अक्सर ये प्रश्न बन जाता है, अक्सर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। क्या प्रश्न पूछा जाता है कि 0 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री की दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं। ये तो हो गई 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो आपकी इस तरीके से जाती है ऐसे करके, और ये 0 डिग्री हो गई आपकी देशांतर रेखा। तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना दोस्तों, ये मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट यही पूछा जा रहा है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा किस बिंदु पर काटते हैं, ये प्रश्न बनता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे वर्ल्ड मैप पे, ये 0 डिग्री आपकी जा रही है, अक्षांश रेखा जा रही है, बिल्कुल कहिए हाँ या ना। और यहाँ पे आप देखेंगे एक मोटी सी रेखा आ रही है, ये आती है आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या होती है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो ये जिस पॉइंट पर काट रही है, यहीं पर आपको गिनी की खाड़ी देखने को मिलती है। किसकी खाड़ी देखने को मिलती है? गिनी की खाड़ी। अच्छा, गिनी की खाड़ी किस महाद्वीप में आती है? तो आप कहोगे साउथ अटलांटिक महाद्वीप में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में आती है। तो यहाँ पर आपने ये समझ लिया होगा कि अफ्रीका के पश्चिमी भाग पे गिनी की खाड़ी होती है, और यह खाड़ी अटलांटिक महासागर में आती है, जो कि अंध महासागर भी इसको कहा जाता है। और शून्य द्वीप यानी कि नल आइलैंड एक काल्पनिक क्षेत्र है। नल आइलैंड एक काल्पनिक क्षेत्र है जो शून्य रेखा अक्षांश यानी विषुवत रेखा और शून्य रेखा देशांतर प्रधान याम्योत्तर रेखा के मिलन बिंदु पर अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो एक काल्पनिक रेखा मान ली गई। ग्लोब तथा मानचित्रों पर किसी स्थान, शहर, देशों के उत्तरतम दक्षिणतम अवस्थिति का निर्धारण अक्षांशों द्वारा ही होता है। अब जैसे मैं कहूं कि हमारे भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी शुरुआत होती है 8 डिग्री 4 मिनट की, अर्थात कन्याकुमारी में होती है, लेकिन हम लोग बैठे हैं यूपी में, तो यूपी तक आने का मतलब हो गया कि हम 23.5 डिग्री से ऊपर आएंगे। तो 8 डिग्री अक्षांश बताता है कि ये कन्याकुमारी है, तमिलनाडु का पॉइंट, लेकिन 23.5 डिग्री अक्षांश के ऊपर हमें क्या पता चलता है कि यहाँ से ऊपर आपको बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र देखने को मिलेंगे। तो ये अक्षांशों के माध्यम से तो क्लियर हो पाया कि हम उत्तर में है या दक्षिण में, ये सारी चीज़ें। वहीं 0 डिग्री भूमध्य रेखा अक्षांश के उत्तर जिस स्थान का अक्षांश मान जितना अधिक होगा, उसकी स्थिति सापेक्ष रूप से कम अक्षांश वाले स्थान से उतनी ही अधिक उत्तर मानी जाएगी। यानी 0 डिग्री के ऊपर हो तो उत्तरी अक्षांश हो गया, 0 डिग्री के नीचे हो तो आपको दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। अब जैसे आप देखेंगे बीजिंग हो गया चीन, ये 39 डिग्री 55 मिनट नॉर्थ में है, क्योंकि ये 0 डिग्री से ऊपर है। नई दिल्ली 28 डिग्री 38 मिनट नॉर्थ, क्योंकि ये भी क्या है, 0 डिग्री के ऊपर है, इसलिए इसको उत्तरी मानेंगे। और इस तरीके से आपने ये चीज़ देख ली, और यहाँ पर अब कुछ खास नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न। अब आपको प्रश्न के माध्यम से चीज़ों को सही करना है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना दोस्तों। अगर पढ़ाने का स्टाइल आपको मज़ा आ रहा हो, घटना चक्र को बोरियत ना हो के समझने में इंटरेस्टिंग बन रही हो, तो बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सअप नंबर दिया है वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू, और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह क्या होगी? 91 डिग्री उत्तर, तो ये गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि 91 डिग्री का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री नॉर्थ से ऊपर तो कोई रेखा ही नहीं होती। 45 डिग्री पूर्व, अब ये पूर्व की बात कर रहा है, यानी इसके मान लीजिए ये 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर है, और ये तो ये अक्षांशीय स्थिति नहीं है बल्कि ये देशांतरीय स्थिति है, तो ये भी गलत हो गया। 91 डिग्री पश्चिम भी कुछ नहीं होता है, मतलब होता है, सॉरी 91 डिग्री पश्चिम, लेकिन देशांतरी विस्तार है, और हमसे पूछ रहा है अक्षांशी, तो हम 45 डिग्री दक्षिण बताएंगे। अब आप कहोगे सर ये क्या बता दिया? तो देखिए अक्षांश रेखा हमेशा 0 डिग्री के या तो वो नॉर्थ जाती है या तो साउथ जाती है, अक्षांश रेखा ऑलवेज। लेकिन देशांतर रेखा जो होती है वो हमेशा 0 डिग्री के या तो ईस्ट में जाएगी या वेस्ट में जाएगी। तो आपको देखो पूरब और पश्चिम तो वैसे ही काट दो, क्योंकि भाई हमें देशांतर नहीं पूछ रहा, हमसे अक्षांश पूछ रहा है। लेकिन अक्षांश में 90 डिग्री के ऊपर तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि 90 डिग्री लास्ट होता है, चाहे साउथ में जाओ या फिर नॉर्थ में जाओ। लेकिन 45 डिग्री साउथ में हम जा सकते हैं, तो ये सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इतनी बात क्लियर हो गई, यही पूरा दिया हुआ है। अब यहाँ देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है? ध्यान देना, विषुवत रेखा होती है, बिल्कुल होती है 0 डिग्री। मुख्य देशांतर रेखा होती है, यह भी सही बात है 0 डिग्री। और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भी विषुवत वृत्त होता है। लेकिन 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये कभी भी विषुवत वृत्त नहीं होते हैं, क्योंकि जब आप देखेंगे अक्षांश रेखा का विस्तार 0 डिग्री पे होता है, फिर धीरे धीरे पृथ्वी क्या होती है, ऊपर गोल होती चली जाती है। तो गोल होने की वजह से ये क्षेत्रफल क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है।
लेकिन देशांतरी क्षेत्रफल कभी भी कम नहीं होता है, वो उतना का उतना ही रहता है। तो इसीलिए बृहद वृत्त के रूप में हमेशा 0 डिग्री अक्षांश के सिवा और कोई भी अक्षांश नहीं हो सकता। प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी पर सभी देशांतरों के साथ विषुवत रेखा भी एक बृहद वृत्त है। विषुवत रेखा के अतिरिक्त कोई भी अक्षांश वृत्त नहीं होता, क्योंकि वे विषुवत रेखा की अपेक्षा छोटे होते हैं। 0 डिग्री मतलब अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर अवस्थित होते हैं कहाँ पे? मैंने अभी आपको बताया कि अटलांटिक महासागर में ये एक दूसरे को काटते हैं, और जहाँ पे ये काटते हैं वहाँ पे कौन सी खाड़ी देखने को मिलती है? गिनी की खाड़ी देखने को मिलती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए डिटेल में लिखा है कि 0 डिग्री विषुवत रेखा और 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर रेखा का मिलन अफ्रीका के पश्चिमी भाग पर गिनी की खाड़ी में होता है, और यह अटलांटिक महासागर या अंध महासागर में स्थित है। ये इसका अलग नाम भी होता है। अब पूछा जा रहा है प्रधान याम्योत्तर ध्रुव वृत्ति यानी कि 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु, अर्थात ये कहाँ काटते हैं एक दूसरे को? तो ये अंध महासागर में काटती हैं, अटलांटिक महासागर में काटती हैं। तो ऐसा प्रश्न भी बनता है। अब यहाँ पर देखिए यूपीएससी का एक प्रश्न है। यहाँ पे एक भौगोलिक आकृति दी गई है कि मान ली ये ए लोकेशन है, तो पूछा जा रहा है ए द्वारा अंकित बिंदु किस महाद्वीप में, मतलब किस महाद्वीप को व्यक्त करता है। अब आप कहोगे सर मैं तो अभी बिगिनर हूँ, मेरे को महाद्वीप की जानकारी नहीं है, तो मैं कैसे बताऊँ? तो आपकी इस समस्या का भी समाधान जल्द ही मैं मेंस एग्जाम देने के बाद करूँगा, क्योंकि अभी 26 से 29 तारीख तक मेंस एग्जाम है, इसमें मैं थोड़ा बिजी रहूँगा। आज 21 तारीख हो ही चुकी है, 3 से 4 दिन और रह गए, तो मेंस एग्जाम हो जाने दीजिए। उसके बाद होपफुली हो सकता है मैं 1 या 2 तारीख से, 1 या 2 अक्टूबर से आपको वर्ल्ड मैपिंग की क्लास दूंगा, और वर्ल्ड मैपिंग में मैं यूपीएससी बेस्ड स्टेट पीसीएस के बेस पे आधारित मैं आपको वर्ल्ड मैपिंग कराऊंगा बहुत ही अच्छे लेवल पर। आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों। फिर आपको कोई भी चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी, बस मेरे साथ आपको तैयार कर लेनी होगी, क्लास में ही तैयार हो जाएगी। फिर ये ऐसे प्रश्न आप वहाँ पे कर लेंगे। हालांकि मैं इसका उत्तर बताता हूँ कि ये यूरोप महाद्वीप को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे ये 5 डिग्री से 6 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड की बात हो रही है, ये 51 डिग्री होगी और 50 ये जो है कि लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है। तो आप देखोगे कि कौन सा ऐसा लोकेशन है जो 50 डिग्री अक्षांश से 51 डिग्री अक्षांश के बीच में और 5 डिग्री से लेकर 6 डिग्री के बीच में देखने को मिलता है, तो ये यूरोप हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूरोप हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है, पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, तो वह कहाँ पर उतरेगा? अर्थात यहाँ से उसने उड़ान भरी, ये तो मान लीजिए आपका 30 डिग्री अक्षांश हो गया, लेकिन 50 डिग्री मैं अगर पूर्वी की बात करूँ तो कुछ यहाँ पर होगा, ये हो जाएगी 50 डिग्री ईस्ट, तो ये हो गया आपका 50 डिग्री। ठीक है, और जिन बच्चों को देशांतर या अक्षांशीय विस्तार समझ में नहीं आ रहा है, हालांकि हम इस क्लास में भी समझ रहे हैं और अगली क्लास में हम देशांतर को भी समझेंगे, या हो सकता है इसी में समझ लें, लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरी इंडियन ज्योग्राफी की पहली या दूसरी, मतलब पहली तो नहीं, हाँ पहली लेक्चर या दूसरे लेक्चर में आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं को डिटेल से मैंने समझाया है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखा को देख के फिर इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर वो उतरेगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित नगरों में से कौन दूरतम उत्तर में स्थित है, यानी कि सबसे सुदूर में कौन सा उत्तर में स्थित है? तो भाई उत्तर में स्थित होने का मतलब हो गया कि उनकी अक्षांशीय विस्तार की बात हो रही है। अब देखो कि बीजिंग का जो लोकेशन है वो 39 डिग्री नॉर्थ है, नई दिल्ली का 28 डिग्री नॉर्थ है, न्यूयॉर्क का 40 डिग्री नॉर्थ है, और रोम इटली का 41 डिग्री नॉर्थ है। तो सबसे सुदूरतम यानी सबसे उत्तर में स्थित कौन होगा? रोम हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है या अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है जिसकी उत्तर से दक्षिण अक्षांश रेखाओं की लंबाई बहुत अधिक है? तो आप देखोगे चिली, क्योंकि चिली की अगर लोकेशन आपको दिखाऊं मैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चिली की अगर मैं बात करूँ तो अक्षांशीय विस्तार चिली का कुछ यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है। तो ये जो डिस्टेंस कवर हो रही है ये सबसे अधिक इसी की होती है, यानी कि यहाँ नॉर्थ से लेके साउथ के बीच में जो अक्षांशीय विस्तार है वो चारों ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो चिली का सबसे अधिक है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा चिली, बी ऑप्शन हो गया। चिली देश का सबसे लंबा उत्तर दक्षिण अक्षांशीय विस्तार है और इसका क्षेत्र लगभग 17 डिग्री दक्षिण से लेकर 56 डिग्री दक्षिण के बीच में स्थित है। दक्षिण क्यों रहा है? क्योंकि 0 डिग्री की ये साउथ में, 0 डिग्री की कहाँ पे है? साउथ में, कुछ इस लोकेशन पे है। तो यही तो है आपका चिली, तो ये साउथ लोकेशन हो जाएगी। ठीक है, चलिए
आगे देख लेते हैं। अच्छा, उसी के नीचे था एक प्रश्न लग रहा है। अच्छा, अब प्रश्न नहीं है, अब हम देशांतर रेखा के बारे में स्टडी करेंगे। तो देशांतर रेखा से देखने से पहले हम आपको ग्लोब पर दिखाना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर ये ग्लोब दिया हुआ है, तो अभी तक आपने पढ़ा था कुछ इस तरीके से। चलिए मैप में दिखाता हूँ मैं आपको ग्लोब में। आप इसको देख पा रहे होंगे कि अभी तक आपने अक्षांशीय विस्तार पढ़ रहे थे, कुछ इस तरीके से रेखाओं को पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम पढ़ेंगे देशांतरी रेखा। देशांतरी रेखा की एक खास विशेषता आपको याद रखनी है कि ये ऑलवेज नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाके कनेक्ट हो जाती हैं। ये हमेशा, क्या ये आपस में समानांतर होंगी? तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि ये यहाँ से निकल के और कहाँ जा रही हैं? साउथ डिग्री में जाके मिल जा रही हैं, साउथ पोल पर जाके आपस में चिपक जा रही हैं। तो वो रेखाएं समानांतर नहीं होती जो आपस में टकरा जाती हैं या आपस में एक दूसरे के नज़दीक आ जाती हैं। तो देशांतर रेखा आप देखोगे सारी की सारी देशांतर रेखा ध्रुवों पे जाके मिल जा रही है, इसलिए ये कभी भी समानांतर रेखा नहीं कहलाएगी। तो हम इन रेखाओं की बात अब करेंगे। तो देशांतर रेखा को पढ़ते हैं। देशांतर विषुवत वृत्त के साथ बनी वह कोणीय दूरी जिसे डिग्री में मापा जाता है। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है? मुख्य रूप से नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती हैं। ये सभी रेखाएं कितनी भी डिस्टेंस दूरी से आ जाए, कितनी भी कवर कर लें, ये आएंगी कहाँ पे? नॉर्थ से साउथ के पोल पर ही ऑलवेज आएंगी, और इन्हें मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है अथवा लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। जबकि अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। लेकिन ये जो रेखाएं होती हैं देशांतर रेखा, ये ऑलवेज लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, क्योंकि इनको 0 डिग्री से 0 डिग्री पे ही आके मैच करना है, तो इनकी लंबाई में कोई छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है, तो वहाँ पे जो लंबाई इनकी होती है वो बराबर होती है। सभी देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा से लगभग आधी होती हैं और बृहद वृत्त कहलाती हैं। देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती हैं। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम होती है 111.3 और ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। अब इस चीज को समझ लेते हैं। आइए मैप में मैं आपको नहीं बल्कि यहीं बना के दिखाता हूँ। ये हमारी बड़ी सी पृथ्वी बन गई। आपने अभी देखा था कि 0 डिग्री अक्षांश से 1 डिग्री अक्षांश पर आते हैं, या 2 डिग्री अक्षांश पे जाते हैं, या 3 डिग्री अक्षांश पे जाते हैं। आप मेरे अक्षांश को मत देखना, नहीं तो आप कहोगे सर आपने तो 4 डिग्री अक्षांश में ही पूरी पृथ्वी को समाप्त कर दिया, क्योंकि आप तो पोल तक आ गए। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि ये जो एरिया था, इसके बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी? 111 किलोमीटर थी। फिर 1 डिग्री से दूसरी डिग्री पर जाने के लिए, एक अक्षांश से दूसरे डिग्री पर जाने के लिए कितना हुआ? 111 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई। लेकिन अब यहाँ पर जो पूछा जा रहा है आपसे, वो ये बताया जा रहा है कि जो देशांतर रेखा होती है दोस्तों, इनके बीच की दूरी, ये जो एक देशांतर से दूसरे देशांतर की ओर जाते हैं, ये लगभग 111.3 किलोमीटर होती है। लेकिन कहाँ पर? विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है। यानी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनके बीच की दूरी, या एक और मान लीजिए यहाँ पे है, तो इनके बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर है। लेकिन न्यूनतम यानी 0 कहाँ पे होती है? 0 डिग्री 90 डिग्री साउथ में या 90 डिग्री नॉर्थ में। क्योंकि जब सारी रेखाएं यहाँ के आपस में मैच हो जा रही हैं, आपस में मिक्स हो जा रही हैं, तो यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है कि ये क्या होगा? 0 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच में कोई दूरी नहीं बचेगी। क्लियर हो गई ये बात? चलिए आगे देख लेते हैं अब इसको हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ लिखा है न्यूनतम 0 डिग्री होती है, मतलब 0 किलोमीटर होती है ध्रुवों पे, और अधिकतम होती है 111.3 किलोमीटर विषुवत वृत्त पर। मध्य में अर्थात 45 डिग्री अक्षांश पर यह 79 किलोमीटर होती है। जिस देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है उसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। प्राइम मेरिडियन लाइन कहा जाता है, PML भी कहते हैं। और प्रधान मध्याह्न रेखा कौन सी होती है? जो बीचों बीच एकदम सीधी रेखा आती है। वॉशिंगटन DC में 22 अक्टूबर 1884 को अंतर्राष्ट्रीय बैठक में इंग्लैंड में लंदन के दक्षिण पूर्व में ग्रीनविच स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा माना गया है, और इसे ही ग्रीनविच मध्याह्न रेखा का नाम दिया गया, ग्रीनविच मेरिडियन। और यहाँ से जो हम टाइम मिलाते हैं अपनी घड़ियों का, तो हम क्यों कहते हैं कि GMT से हमारा आगे है या पीछे है? तो GMT का मतलब ही होता है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम या ग्रीनविच मीन टाइम। जो लंदन से रेखा जा रही है 0 डिग्री, उससे हम आगे हैं कि पीछे हैं, हमारा समय क्या है क्या नहीं है, 5.5 घंटा क्यों आगे होता है, ये सारी चीज़ें यहीं पर तय होती हैं। और इस समय ग्रीनविच मध्याह्न को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है। तो प्रधान मध्याह्न को कितना मिल गया? 0 डिग्री देशांतर की वैल्यू दी गई। कितनी दी गई? 0 डिग्री देशांतर की वैल्यू दी गई है।
और इसे ही मानकर इसके पूर्व तथा पश्चिम में 180 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। अर्थात यहाँ पर मान लीजिए एक मैं ग्लोब बना रहा हूँ और ये रही आपकी 0 डिग्री की रेखा, ठीक है, 0 डिग्री की देशांतर रेखा हो गई। अब इसके खींची जाने वाली जो ईस्ट में रेखाएं होंगी उसे पूर्वी देशांतर कहेंगे और जो वेस्ट में खींची जाएंगी उन्हें पूर्वी देशांतर कहेंगे। कुछ इस तरीके से समझ में आ रहा है ये बात। तो इस तरीके से इसको खींचा जाएगा और इस तरीके से पूरा का पूरा पूरब और पश्चिम में 180 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी तो पूरी पृथ्वी पर लगभग 360 देशांतर रेखा हो जाएंगी। तो कितनी हो जाएंगी देशांतर रेखा? 360 हो जाएंगी। जो देशांतर रेखाएं प्रधान मध्याह्न के पूर्व में खींची जाती हैं उन्हें पूर्वी देशांतर कहते हैं और जो पश्चिम में खींची जाती हैं उन्हें पश्चिम में खींचने पर पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। 180 डिग्री पूर्व और एक पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही है, क्योंकि जैसे जैसे हम इधर से 0 डिग्री से बढ़ते जा रहे हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो जब खींचेंगे तो पृथ्वी गोल होती है और जब पीछे जाके ये रेखा खींची जाती है यहाँ पर इस तरीके से, तो ये एक ही होती है 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम। यह प्रधान मध्याह्न के विपरीत दिशा में होती है, यानी 0 डिग्री अगर हमें फ्रंट में दिख रही है तो 180 डिग्री जस्ट उसके पीछे होगी। अभी मैं इसको दिखाऊंगा। प्रधान मध्याह्न अर्थात ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की पूर्व अथवा पश्चिम की ओर कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर भी कहते हैं। देशांतर तथा यहाँ पर देखिएगा लिखा है देशांतर तथा समय का संबंध पृथ्वी के अक्ष पर उसके घूर्णन के कारण होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है और पूरे सूर्य का कितने दिन में लगाती है? 365 दिन में। इस प्रक्रिया में पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। अर्थात यह हुआ कि 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूमेगी? 15 डिग्री घूमेगी। कैलकुलेशन निकाल लेंगे। यदि दो स्थानों एक दूसरे के 15 डिग्री पूर्व या पश्चिम में है तो उनके समय में 1 घंटे का अंतर देखने को मिलेगा, और जिन स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर है तो वहां पर अगर आप देखोगे तो 4 मिनट का अंतर मिलेगा, क्योंकि 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट और इसमें 15 डिग्री का अंतर आ रहा है, तो 60/15 करेंगे तो 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आएगा। क्योंकि ऐसे कई सारे देश होंगे या समय होगा देशों के बीच में ही कि जहां 1 डिग्री का अंतर होगा तो वहां पे 4 मिनट का अंतर देखने को मिलेगा। अब देखते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, क्योंकि यहीं से हम डेट का निर्धारण भी करते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। और ये कौन सी रेखा होगी? जो 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट होगी, पीछे साइड में होगी, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में 1 दिन का अंतर देखने को मिलेगा। 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर तथा 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बीच 12 घंटे का अंतर होता है। जब हम ग्रीनविच के पूर्व में समय की गणना करते हैं तो 180 डिग्री पर समय 12 घंटे आगे रहेगा, और जब पश्चिम में गणना करेंगे तो पश्चिम में क्या हो जाएगा? 12 घंटे पीछे हो जाएगा। और इस प्रकार मानचित्र में 180 डिग्री पर पूर्वी देशांतर 180 डिग्री पर पश्चिमी देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर हो जाता है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है कि अगर इस रेखा से अगर आप पूर्व की ओर बढ़ रहे हो तो 1 दिन कम किया जाएगा, पश्चिम की ओर बढ़ोगे तो 1 दिन बढ़ाया जाएगा। तो समझ लेते हैं जरा, बहुत बोरियत हो गई, आपको लगेगा कि सर पता नहीं क्या क्या आपने बताया, तो समझते हैं। ये देखो, ये आपका पोल है, समझना नॉर्थ पोल है। यहाँ से ये जो रेखा आ रही है सीधी सीधी जो लंदन से होके आ रही है, तो ये हो गई 0 डिग्री। लेकिन इसी के पीछे जब आप जाओगे ये वाली रेखा को, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? 180 डिग्री कहेंगे। अगर आप पूरब की ओर जा रहे हो तो आपका टाइम क्या होगा? आगे रहेगा। अगर आप पश्चिम की ओर आ रहे हो तो आपका टाइम क्या होगा? पीछे रहेगा। भारत कहाँ पे है? भारत कुछ इस जगह पे है, यानी कि पूर्वी देशांतर में, और 0 डिग्री के ऊपर है, यानी उत्तरी अक्षांश में है और पूर्वी देशांतर में है, नॉर्थ ईस्ट में है दुनिया के हिस्से में। तो इसीलिए भारत का समय कितना आगे होता है? 5.5 घंटे आगे। क्यों होता है? क्योंकि 15 डिग्री पर 1 घंटा टाइम आगे रहेगा, और हम लगभग कितने हैं? तो लगभग ये मान के चलिए लगभग 75 से 80 डिग्री हम जो है कि आगे हैं, इसीलिए ये हमारा समय इस तरीके से निर्धारित होता है। तो जरा और भी जो चीज़ें हैं इसको समझ लेते हैं। विश्व के 360 देशांतरों को हमने 24 टाइम जोनों में बांटा है, 15-15 डिग्री देशांतर अंतराल पर, और प्रत्येक टाइम जोन में 1 घंटे का अंतर रखा गया है और एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर रखा गया है। ये हमने आगे ही चेक कर लिया था। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। तो ये भी प्रश्न बन जाता है कि प्रधान मध्याह्न रेखा कितने देशों से होकर जाती है। तो जरा इसको इमेजेस के साथ समझेंगे। तो पहले तो यहीं पे समझ लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया,
माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव से होकर जाती है। अब ये आपको मैप पर भी देखना जरूरी है। मैप अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है कि रेखा आ रही है 0 डिग्री, मेरी थोड़ी टेढ़ी हो जा रही है, कोई बात नहीं। तो ये जो रेखा आ रही है कितने देशों से होकर आ रही है, तो जरा जूम कर लेते हैं इसको, जरा क्या कर लेते हैं इसको हम जूम। अब यहाँ पर आप देखेंगे यूनाइटेड किंगडम, ये जो रेखा दिख रही है मोटी सी, यूनाइटेड किंगडम से आ रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट मिल रहा है। फ्रांस से भी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। स्पेन से भी आ रही है, ठीक है। पुर्तगाल से नहीं आ रही है, देखिए पुर्तगाल दूर है, इतना ध्यान रखना है। फिर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे अल्जीरिया देखने को मिलेगा, उसके नीचे आपको माली देखने को मिलेगा, उसके नीचे बुर्किना फासो देखने को मिलेगा, उसके नीचे टोंगा देखने को मिलेगा। और इस तरीके से जब आप नीचे और आओगे तो यहाँ अंटार्कटिका देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा? अंटार्कटिका। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि कहाँ से आती है। यूनाइटेड किंगडम सबसे ऊपर, फिर फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका इन ध्रुवों से होकर गुजरती है। और यूनाइटेड किंगडम के अतिरिक्त कुछ ऐसे देश हैं जो जीएमटी से इतर होते हुए भी जीएमटी के मानक समय का ही उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि वो नियरेस्ट पॉइंट पे होते हैं। जैसे आइसलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, पुर्तगाल हो गया, कनारी द्वीप हो गया, और मारितानिया, माली, सेनेगल, असेंशन द्वीप और सेंट हेलेना, त्रिस्ता डिकुना, ये सारी चीज़ें। वहीं गिनी बिसाऊ, गिनी, सियरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, बुर्किना फासो, टोगो, गाम्बिया, घाना। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दोस्तों जब 0 डिग्री इन्हीं रेखाओं से होकर जा रही है तो इनका टाइम तो एक ही होगा ना। चाहे यूनाइटेड किंगडम का जो टाइम होगा वही इनका भी टाइम होगा। भारत के मानक समय रेखा की बात करें तो भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तथा जीएमटी के मध्य 5.5 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। क्योंकि जब आप 0 डिग्री से 82.5 डिग्री तक पहुंच रहे हो तो कहीं ना कहीं आप 5.5 घंटे का अंतर ले रहे हो, क्योंकि 15 डिग्री आने पे आपका 1 घंटा बढ़ गया, अगले 15 डिग्री आने पे फिर आपका 1 घंटा, अगले 15 डिग्री आने पे फिर आपका 1 घंटा। तो इसी तरीके से आप देखोगे कि 15 पंजे कितना होता है? 75 होता है। तो 5 घंटे तो आपके 75 डिग्री पर ही बढ़ गए, तो 5 घंटे से ऊपर हो गया। अब यहाँ समझते हैं, इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी के घोषणा के अनुसार भारत में नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण निकोबार द्वीप समूह के कटचल द्वीप पर दिखाई देती है। यानी अगर हम बात करें कि जब नई सहस्त्राब्दी शुरू हुई थी तो उस समय सूर्योदय की जो पहली किरण थी वो निकोबार द्वीप के कटचल द्वीप पर दिखाई दी थी। और कटचल भारत की मुख्य भूमि से लगभग 1600 किलोमीटर तथा पोर्ट ब्लेयर से 300 किलोमीटर दक्षिण में 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 93-94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में अवस्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात कर लें, पृथ्वी पर ऐसी प्रतिबिंब रेखा होती है जो 2 क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच यानी इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अब आपको इसको अगर देखना है तो मैं आपको थोड़ा इसको 3D ग्लोब पर दिखाता हूँ। देखिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। जरा आप आइए मेरे साथ, कहाँ पर? आइए ग्लोब पर चलते हैं दोस्तों। तो ये रहा आपका यूनाइटेड किंगडम लंदन। क्या रहा? लंदन। अब यहाँ से आप देखेंगे कि 0 डिग्री की एक रेखा आ रही है, 0 डिग्री की रेखा आ रही है। लेकिन जब यही रेखा जब यही पीछे जाती है, यानी कि इसकी जस्ट अपोजिट जाएगी, 0 डिग्री से ऊपर आ जाओ, नॉर्थ पॉइंट पे आ जाओ, बिल्कुल ये रहा आपका नॉर्थ पॉइंट, ये रहा, ये आपका क्या हो गया? 90 डिग्री नॉर्थ। तो ये रेखा जो यूनाइटेड किंगडम की ओर जा रही थी ये तो 0 डिग्री हो गई। लेकिन जस्ट इसके पीछे जब ये रेखा जाएगी तो ये 180 डिग्री हो गई। तो जरा यहाँ पर देखो ये कौन सा ओशियन हो जाएगा? पैसिफिक ओशियन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आइए देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए ये जा रहा है आपका अमेरिका का, ये अलास्का वाला पार्ट हो गया, ये रसिया का पार्ट हो गया, और ये क्या है? बेरिंग की जो बेरिंग सी है। और यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा, अब जरा मैं इसको सीधा करके आपको दिखा दूँ, पैसिफिक ओशियन देखने को मिलेगा। ये देखिए ये दिख रहा है आपको, यही वाला पॉइंट था हम लोग देख रहे थे। अलास्का देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? अलास्का देख रहे थे, रसिया का पॉइंट है, और ये पूरा का पूरा किसमें? पैसिफिक सी। और यहाँ पर जो ये रेखा आ रही है पीछे साइड में, तो इसी को हम कहते हैं 180 डिग्री, जो कि टाइम रेखा होती है। सॉरी टाइम रेखा कह रहा हूँ, ये क्या कहलाएगी? आपकी डेट लाइन कहलाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से आप देखोगे कि इसकी विपरीत दिशा में जो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 8 स्थानों पर मोड़ दिया जाता है ताकि एक ही स्थान पर तिथि को लेकर मतभेद की स्थिति न हो। अलास्का के पास मोड़ दिए जाने के रास्ते पर 2 स्थानों के बीच की दूरी घट बढ़ जाती है, अतः ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं मानी जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर एवं भारत के मानक समय रेखा के बीच 97.30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा
बेरिंग जलडमरू यानी कि प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। और 0 डिग्री कहाँ से होकर गुजरती है? तो अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है, क्योंकि सामने आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर और उसके पीछे आपको मिलेगा प्रशांत महासागर। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी जब आप अपने सामने एक वर्ल्ड मैप लगा के रखेंगे अपने रूम में, और मैं जब वर्ल्ड मैप की स्टडी कराऊंगा आपको मैपिंग की, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतनी ही रहेगी क्लास, और अगले दिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके प्रश्न को करेंगे, क्योंकि आज अभी आपको अक्षांश रेखा और उसके एमसीक्यूज और देशांतर रेखा के बारे में समझना है, मैप के माध्यम से समझना है। जो मैंने स्टडी कराई है वो अगर आपके रूम में वर्ल्ड मैप लगा हो या एटलस हो तो उसकी हेल्प से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि मैंने लगातार इस क्लास में आपको वीडियो और इमेजेस दोनों के माध्यम से आपको बताया है कि कैसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, इन सभी पर हमने डिस्कस किया। तो अगर अभी हम प्रश्न करेंगे तो प्रश्न की संख्या भी ज़्यादा है, फिर बीच में क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी माइंड डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा और आपको चीज़ें तैयार नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास, जो कि हमारी होगी बायोलॉजी की, काफ़ी दिनों से होल्ड हो गई थी, उसको भी शुरू करेंगे, और करंट अफेयर्स की भी आज क्लास अपलोड कर दी जाएगी। ध्यान देना कि आज टेस्ट पेपर अपलोड नहीं किया जाएगा, टेस्ट पेपर कल मिलेगा आपको आरओ का। ऑलरेडी जितने टेस्ट पेपर हो चुके हैं पहले उनकी प्रैक्टिस करिए, और पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेरी कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।